नमस्कार दोस्तों। बीपीएससी मेंस को ध्यान में रखते हुए इकोनॉमिक्स के अंतर्गत जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं सारे ही प्रश्नों को बिल्कुल बीपीएससी के पैटर्न पर आधारित बारी बारी से कंप्लीट कराई जा रही है। जैसे कि आज इसी में पहला प्रश्न है, भारत में आर्थिक नियोजन का मुख्य उद्देश्य मानव गरीबी को दूर करना है। अपने उत्तरों को सही ठहराने के लिए उपयुक्त उदाहरण दीजिए। अब यहाँ पे देखिए बीपीएससी के द्वारा 38 नंबर का प्रश्न यहाँ से बनाया जा सकता है। किस तरीके से आप मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं उसी को मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले आपको बताना इंट्रो पार्ट में। अब इंट्रो पार्ट में पूरा का पूरा आप देख पा रहे हैं आर्थिक नियोजन, यहाँ पे 5 ईयर प्लानिंग से पंचवर्षीय योजना से इसका संबंध है। और दूसरा है यहाँ पे गरीबी, इम्पोर्टेंट जो कि पॉइंट है गरीबी। आर्थिक नियोजन है, गरीबी है, अब इसी को आपको जस्टिफाई करना है। तो अब गरीबी का जो संबंध है जैसे आपको पता होना चाहिए, पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत अगर देखा जाए तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इसको शामिल किया गया था गरीबी दूर करने को लेके। तो यहाँ पे शुरुआत आप कर सकते हैं भारत में गरीबी उन्मूलन को लेके, खासकर 5वीं पंचवर्षीय योजना की कुछ इंपॉर्टेंट बातों के साथ जिक्र कर सकते हैं। उसके बाद से नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा कि गरीबी को दूर करने के लिए यहाँ पे पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा जो भी यहाँ पे गरीबी को दूर करने के लिए किस प्रकार का कार्य यहाँ पे किया गया, क्या उसका उद्देश्य था, क्या इसका इम्पैक्ट पड़ा, अप्रत्यक्ष प्रभाव का भी उल्लेख करते चलना है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन टैग लगा हुआ है, बार बार मैं बताता हूँ आपको। देखिए इन सारे चीज़ों पे ठीक है आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। इसका मतलब कि क्या वास्तव में दूर हो गया? तो यहाँ पे आपको इसी में शामिल करना है कि गरीबी उन्मूलन में असमर्थ क्यों हुआ। चूँकि अभी भी देखेंगे तो भारत में गरीबी की जो संख्या है, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग या फिर भूखमरी वगैरह के मामले में ऑलरेडी हंगर इंडेक्स में भारत का रैंक बहुत नीचे जा चुका है। तो यहाँ पे आपको बताना होगा कि वास्तव में अभी भी पूरी तरीके से गरीबी उन्मूलन जो है 5 ईयर प्लानिंग पंचवर्षीय योजना है पूरी तरीके से सक्सेस नहीं हो पाया है। फाइनली उसके बाद से यहाँ पे निष्कर्ष के रूप में आप अपना टिप्पणी सुझाव वगैरह दे सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं यहाँ पे परिचय के माध्यम से। अब बिल्कुल यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बेसिक समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए यहाँ पे जब भारत आज़ाद हुआ, आज़ादी के समय खुद सोचिए कि भारत के साथ कितनी सारी समस्याएं एक साथ यहाँ पे मौजूद थी। नंबर 1 देखा जाए यहाँ पे तो आंतरिक समस्या बहुत सारी मौजूद थी। वैसे ही यहाँ पे जो बाह्य स्तर पे समस्याएं भी मौजूद थी, जिसमें आंतरिक समस्या सबसे बड़े लेवल पे मौजूद था। चाहे हम लोग बात कर ले यहाँ पे नंबर 1 देश का एकीकरण को लेके, एकीकरण हो गया, या फिर एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए, एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए भूखमरी जैसी समस्याएं भी बहुत बड़ी मात्रा में ठीक है भारत को अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं विरासत में ही मिली हुई थी। एक अव्यवस्थित जो भारत था, अंग्रेजों ने तो ऐसा नहीं था कि एक मुश्त कोई बड़ी राशि दी हुई थी कि लो और बाकी सारी चीज़ों को मैनेज कर लेना, ऐसा कुछ ज़्यादा एक्टिविटी में दिखाई नहीं देती है। तो भूखमरी एक बहुत बड़ी समस्या थी। अब यहाँ पे इसी को ठीक करने के लिए यहाँ पे सबसे अधिक जो ध्यान दिया गया कृषि के विकास के लिए, ध्यान रखिएगा कृषि के विकास के लिए। अर्थात अगर देखा जाए कृषि के विकास हो गया, कृषि के विकास के साथ साथ अब जैसे इसको हम लोग प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत शामिल कर सकते हैं। प्राथमिक से सबसे अधिक बल दिया गया, द्वितीय क्रियाकलाप पे भी अधिक बल दिया जाने लगा। लेकिन जैसे जैसे मामला आगे जब बढ़ेगा, जैसे कि 1962 का चीन युद्ध हो जाएगा, फिर 1965 से पाकिस्तान का युद्ध हो जाएगा, फिर 1971 में बांग्लादेश वाला जब मामला आ जाएगा, तो फिर धीरे धीरे यहाँ पे ठीक है द्वितीयक के साथ साथ यहाँ पे रक्षा जैसी गतिविधियों पे, अर्थात जिसको हम लोग टेक्नोलॉजी बोलते हैं, तकनीक बोलते हैं, तृतीय क्रियाकलाप पे भी विशेष तौर पे, तृतीय क्रियाकलाप पे भी विशेष तौर पे यहाँ पे बल दिया जाने लगा। अब यहाँ पे आपको फिर दूसरा पैराग्राफ से आपको शुरू कर देना है कि देखिए यहाँ पे भारत को जो मूर्त रूप अगर देखा जाए, मूर्त रूप जो देने का जो अगर कार्य किया तो पंचवर्षीय योजना को काफ़ी हद तक श्रेय देना यहाँ पे उचित माना जा सकता है। पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना देखिए बेसिकली क्या था, इसको बोला जाता है टॉप टू बॉटम अप्रोच, ठीक है, टॉप टू बॉटम
अप्रोच, अर्थात केंद्र के द्वारा जो भी नीतियां बनाई जा रही है उसको जो इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा राज्यों के माध्यम से किसी भी राज्य में यहाँ पे किया जाएगा। जैसे कि सिंचाई के लिए हो गया, बड़े बड़े जो भी यहाँ पे डैम वगैरह बनाए गए, ठीक है, भाखड़ा नंगल का एग्जाम्पल ले लीजिए, तो केंद्र के द्वारा परिचालित हो रहा था, लेकिन राज्यों के सहयोग से उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जा रहा था। तो पंचवर्षीय योजना अगर देखेंगे तो लाया ही इसी गया भारत को मूर्त रूप देने के लिए। पूरा का पूरा एक विकास का खाका यहाँ पे खींचा जाता था, 5 साल का समझिए बजट टाइप का था एक, ठीक है, कि इतना इतना हमें यहाँ इतना इतना खर्च करना है और इस चीज़ का हमें धीरे धीरे विकास करते हुए चलना है। तो पंचवर्षीय योजना को एक धीमी योजना के रूप में भी आप समझ सकते हैं। कारण यही था इसका लाने का, देखिए कि बहुत सारी सामाजिक समस्याएं भारत में ऑलरेडी तो बहुत पहले से यहाँ पे मौजूद थी, उसके साथ साथ आर्थिक समस्याएं भी भारत को विरासत के रूप में यहाँ पे मिली हुई थी। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे गरीबी हो गया, बड़ी पैमाने पे थी, असमानता, आज भी अनइक्वलिटी की बात करते हैं, ये तो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तो उस समय तो और अधिक था यहाँ पे। कृषि उत्पादकता में विस्तार के लिए इसको लाया गया, ठीक है। इसके अलावा खाद्यान्न का भंडारण हो सके जिसकी वजह से अकाल वगैरह में इसका अच्छा तरीके से यूज किया जा सके। इसके अलावा औद्योगिकरण ढांचा का विकास करने के लिए, अब यहाँ पे सारा चीज़ यहाँ पे क्यों लाया जा रहा है, खुद सोच के देखिए। उसका उद्देश्य यही था कि भारत को हर हाल में आत्मनिर्भर बनाना है, भारत से गरीबी को हटाना है, और यहाँ पे जो भी सुधार कार्यक्रम हो जाए, ठीक है, चाहे प्राथमिक तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत सारे के सारे सुधार कार्यक्रम को एक साथ यहाँ पे लेके भी चलना है। अब हमारा जो प्रश्न बनता है इसी गरीबी उन्मूलन से लेके, ठीक है, इसको बार बार आपको इंडिकेट करते रहना है। इसके अलावा अगर हम लोग कुछ और बातों को हम लोग यहाँ पे देखने का प्रयास करें, पंचवर्षीय योजना को थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। इसको आप बहुत ही संक्षेप में बता सकते हैं, जितना मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आगे की चीज़ों को समझाने के लिए थोड़ा डिटेलिंग करना यहाँ पे ज़रूरत हो जाता है। तो अगर आपको आता है तो इस पार्ट को आप छोड़ भी सकते हैं, अदरवाइज इसे समझते चलिए, आपको आगे चल के आंसर राइटिंग में और अच्छा हेल्प मिलेगी। तो देखिए पंचवर्षीय योजना, ठीक है, 5 ईयर प्लानिंग जिसे बोला जाता है, 1951 से इसकी शुरुआत हो चुकी थी, ठीक है। 1951 में पहली बार लोकसभा का चुनाव भी हुआ था प्रत्यक्ष रूप से। तो उसी समय यहाँ पे देखेंगे तो नेहरू के द्वारा इस योजना को यहाँ पे लाया गया, और समय समय पे एक से एक सांख्यिकीविद हो गया, अर्थशास्त्री हो गया, जितने भी सारे विद्वान होंगे, ठीक है, होता है ना, बहुत सारी कमेटियों को बना देना, कमेटी अपने अनुशंसा देगी, फिर उसको हर एक पंचवर्षीय योजनाओं के साथ तालमेल बैठा के इम्प्लीमेंटेशन करने का प्रयास किया जाता था। अब इसमें हम लोग 4-5 पंचवर्षीय योजना को बेहद ही संक्षेप में देखने का प्रयास करते हैं। जैसे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना को अगर देखा जाए तो टाइम पीरियड इसका हो जाएगा 1951 से लेके 56 तक, ठीक है, यही टाइम पीरियड था। अगर इसका मोटे अगर उद्देश्यों की बात करें तो एग्रीकल्चर पे डेवलप करना है, एग्रीकल्चर को डेवलप करना, हर तरीके से ध्यान रखिएगा, एग्रीकल्चर को डेवलप करना ताकि भूखमरी की समस्या को ख़त्म किया जा सके। इस मॉडल को यहाँ पे लाने का जो श्रेय जो दिया जाता था, ठीक है, जिस मॉडल पे यह कार्य कर रहा था, ये नाम है यहाँ पे, ठीक है, हेरार, ध्यान रखिएगा, हेरार, ठीक है, डोभर मॉडल, ठीक है, ठीक है, इसे आप कर लीजिएगा, हेरोड डोभर मॉडल भी इसे बोला जाता है। ये दोनों ध्यान रखिएगा, अपने ज़माने के जाने माने अर्थशास्त्री है, इन्हीं के मॉडल पे प्रथम पंचवर्षीय योजना को लाया गया। इनके मोटा बात यही था, निवेश को लेके इन लोगों ने बहुत अधिक बल दिया कि चाहे कहीं भी यहाँ पे निवेश करे, लेकिन निवेश करे तो आउटकम में मिलना चाहिए, यहाँ पे फ़ायदा यहाँ पे होना चाहिए। वहीं अगर हम लोग द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात करें, सेकेंड 5 ईयर प्लानिंग की बात करें, तो 1956 से लेके 61 तक, ध्यान रखिएगा, यह पंचवर्षीय योजना को ठीक है चलाया गया था, लगभग 5 साल यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। अब यहाँ पे जो लक्ष्य था, यहाँ पे इंडस्ट्रियल, तेज़ी से औद्योगिकरण को विकास करना, तेज़ी से इंडस्ट्री सेक्टर को यहाँ पे डेवलपमेंट करना था। अब यहाँ पे जो लाने का जो श्रेय जो दिया जाता है, ठीक है, एक व्यक्ति का नाम है प्रशांत चंद्र महालनोबिस, ठीक है, एक प्रोफेसर थे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एम।
महालनोबिस मॉडल पे यह आधारित था। यह एक प्रोफेसर, ठीक, एक सांख्यिकीविद थे। और यही कारण है कि 1956 से लेकर 1961 तक देखेंगे तो बहुत सारे जो भी यहाँ पे भारी उद्योग हो गया, चाहे हम लोग भिलाई की बात कर ले, दुर्गापुर, राउरकेला, टिस्को, यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियों का यहाँ पे, ठीक है, डेवलपमेंट होना यहाँ पे शुरू हो गया। उसके बाद यहाँ पे तृतीय पंचवर्षीय योजना की बात करें तो लगभग 1961 से लेके 66 तक, 1961 से 66 तक इसमें देखेंगे तो बहुत सारा इसमें, ठीक है, अब थोड़ा सा आपको इंटरनेशनल जो घटनाक्रम है भारत के संदर्भ में ध्यान देना यहाँ पे ज़रूरी है। तो यहाँ पे सबसे अधिक देखिए, यहाँ पे कृषि पे तो बल दिया ही गया, कृषि पे बल दिया गया, साथ साथ यहाँ पे गेहूं के प्रोडक्शन पे भी बहुत अधिक बल दिया जाने लगा। और इसीलिए यहाँ पे देखेंगे तो हरित क्रांति को यहाँ पे टारगेट किया गया, ठीक है, टारगेट इन द सेंस कि हरित क्रांति को लाने का यहाँ पे श्रेय जो कि, ठीक है, स्वामीनाथन के द्वारा यहाँ पे लाया गया था। गेहूं के बीजों में देखेंगे तो बहुत अधिक परिवर्तन करके संकर बीज जिसे बोला जाता है, मेक्सिको से लाया गया था। तो हरित क्रांति को बढ़ावा देने की कोशिश किया गया। लेकिन ये वही दौर है जो कि बहुत सारी घटनाएं एक साथ हो गई, जैसे कि 1962 में, ठीक है, और चाइना के साथ यहाँ पे वार हो जाएगा। अब चाइना के साथ जब वार होगा तो भारत को पता लग जाएगा अपनी कमियों को, खासकर रक्षा कमजोरी भारत की उजागर हो जाएगी। उसके बाद जस्ट यहाँ पे 1965 में देखेंगे, 1965 में यहाँ पे पाकिस्तान से युद्ध हो जाएगा, पाकिस्तान से युद्ध हो जाएगा। नेहरू के जाने के बाद जैसे लाल बहादुर शास्त्री नए नए प्रधानमंत्री बनेंगे, पाकिस्तान फिर से अटैक कर देगा। इसके बाद मामला यही नहीं रुकेगा, 1965 में दो बार यहाँ पे, ठीक है, आपको अकाल देखने के लिए मिल जाएगा। 1965 और 1967 में दो बार अकाल पड़ा, जिसके वजह से हरित क्रांति तो चलाया गया, लेकिन ये बहुत सारे राज्यों में सक्सेसफुल नहीं रहा। लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ से रिजल्ट जरूर मिलना शुरू हो गया। अब आपको, ठीक है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना है कि इसी दरमियान देखेंगे तो बीच में लगभग 1966 से लेकर 69 तक 2 साल के लिए यहाँ पे, लगभग 2 से 3 साल तक के लिए पंचवर्षीय योजना के यहाँ पे, ठीक है, मैंने होल्ड कर दिया गया, रोक दिया गया, क्योंकि अभी उस समय भारत, ठीक है, बहुत सारी समस्याओं से एक साथ यहाँ पे जूझ रहा था। लाल बहादुर शास्त्री के बीच में मृत्यु हो गई थी, ठीक है, तो इस चीज़ को आपको समझते हुए चलना है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे चतुर्थ पंचवर्षीय योजना को, ठीक है, इसको लाया गया 1969 में, इंदिरा गांधी को, ठीक है, श्रेय दिया जाना चाहिए। लगभग 74 तक ये चला। और इसमें देखेंगे तो हरित क्रांति इसमें बहुत अधिक, ठीक है, हरित क्रांति की वजह से सक्सेस मिली। यहाँ पे एग्रीकल्चर को प्रोत्साहन दिया गया, बैंकों का यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में नेशनलाइज यहाँ पे किया गया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कुल मिला के देखेंगे तो ये मामला बेहद शानदार तरीके से यहाँ पे चल रहा था। इसी को बोला जाता है गाडगिल फार्मूला, ठीक है, गाडगिल फार्मूला के बेसिस पे इसको लाया गया था, गाडगिल फार्मूला। और वही जो तृतीय जो पंचवर्षीय योजना था, जॉन सेंडी, 2 लोग का नाम यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जॉन सेंडी, और दूसरा हो जाएगा यहाँ पे सुखमय चक्रवर्ती, सुखमय चक्रवर्ती, चक्रवर्ती, ठीक है। तो अलग अलग थोड़ा से प्रीलिम्स वगैरह में भी यहाँ पे पूछ लिया जाता है, नाम थोड़ा सा आपको, ठीक है, आइडिया लगना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे क्या हो रहा है, 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत जहाँ से हमारा, ठीक है, आंसर कोड करना है। तो देखिए आप पर है यहाँ पे 5वीं पंचवर्षीय योजना, ये लाया गया लगभग 1974 से लेके 78 के बीच इस योजना को यहाँ पे लाया गया। और इसका जो उद्देश्य था, इसका जो उद्देश्य था, जैसे कि यहाँ पे गरीबी को हटाओ, रोजगार बड़ी मात्रा में यहाँ पे लोगों को देना है, न्याय व्यवस्था को यहाँ पे चुस्त दुरुस्त करना है, न्याय व्यवस्था को, ठीक है, चुस्त दुरुस्त करना है। ये डीपी धर मॉडल पे आधारित था, डीपी धर मॉडल पर आधारित था। और आगे चल के आपको पता है कि 1900, ठीक है, जब 75-76 में जब इमरजेंसी का पीरियड हुआ, ठीक है, तो लगभग वहीं जब 77 का चुनाव हुआ तो जनता पार्टी की सरकार बन गई। तो जनता पार्टी जब आई यहाँ पे, तो जनता पार्टी ने लगभग इसको यहाँ पे खारिज कर दिया था। 1978 से लेकर 80 तक यहाँ पे ठीक से, ठीक है, योजनाएँ फिर से यहाँ पे बंद हो गई थी। और उसके बाद से फिर देखेंगे 6ठी पंचवर्षीय योजना से जब इंदिरा गांधी पुनः चुनाव में जीत के आएगी तो पूरी तरीके से ये चलने लगेगा। 6ठी के यहाँ पे टाइम पीरियड थोड़ा सा आपको ध्यान रहना चाहिए, 1980 से लेके 85 के बीच, ठीक है, जिसमें सबसे अधिक आर्थिक उदारीकरण पे यहाँ पे बल दिया गया था। तो कुल मिला के मोटा मोटा यही था हमारा जो आंसर का जो संबंध है, ठीक है, इसी 5वीं पंचवर्षीय योजना से, ठीक है, मतलब बिलोंग करता है।
अब आइए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे पंचवर्षीय योजना के माध्यम से गरीबी उन्मूलन या फिर पंचवर्षीय योजना और उसके यहाँ पे उद्देश्य गरीबी उन्मूलन के लिए। तो यहाँ पे कुछ ठीक है पॉइंट मैंने यहाँ पे शामिल किया गया है। एक एक पॉइंट को हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे, पूरा तरीके से आपके आंसर में भी फ्लो बना रहेगा, एक दूसरे से इंटरलिंक भी होता रहेगा। तो इसको एक एक पैराग्राफ के माध्यम से आप लोग यहाँ पे एग्जाम हॉल में लिख सकते हैं। जैसे कि नंबर 1 है यहाँ पे पंचवर्षीय योजना के माध्यम से, पंचवर्षीय योजना के माध्यम से। तो यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं 5वीं पंचवर्षीय योजना की, फिर से वही सारी चीज़ें रोज रिपीट होगी। 1974 से लेकर 78 के बीच तो मैंने बताया था भी आपको, ठीक है, 3 चीज़ों पे विशेषकर फोकस किया गया था। पहला था रोजगार, और उसके बाद से यहाँ पे था गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, ठीक है। ये कह सकते हैं कि चुनावी नारा भी हो गया था जब जनता पार्टी के समक्ष, ठीक है, जनता पार्टी जब इंदिरा गांधी का पोजीशन में लड़ रही थी तो उस समय नारा चला था इंदिरा हटाओ देश बचाओ। तो इंदिरा गांधी ने भी नारा दिया गरीबी हटाओ देश बचाओ, ठीक है, गरीबी हटाओ देश बचाओ। और तीसरा यहाँ पे सबसे अधिक जो फोकस दिया गया था यहाँ पे न्याय व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए। अब यहाँ पे तीनों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो तीनों का जो उद्देश्य था, तीनों को जाओ कहीं न कहीं यहाँ पे जो उद्देश्य था, खासकर अगर बात करें हम लोग गरीबी हटाओ को लेके, तो इसका उद्देश्य था यहाँ पे कि कृषि उत्पादन को अधिक बढ़ाया जाए। कृषि उत्पादन बड़ी मात्रा में अगर होगा तो गरीबी यहाँ पे कम होगी, खासकर गांव में रहने वाले जब लोगों के पास, ठीक है, प्रोडक्शन जब अधिक होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि उनको खाने पीने की वस्तु मिलेगी, उनकी ज़रूरत के समान आजीविका के जो साधन है पूरा हो पाएगा। उसके बाद से यहाँ पे जो मैंने बताया हुआ था एक रक्षा को भी इसमें शामिल किया गया था। ध्यान रखिएगा रक्षा को, चूँकि जस्ट 1971 में जो बांग्लादेश से, ठीक है, बांग्लादेश के मामले में जो यहाँ पर पाकिस्तान से जो युद्ध हुआ पूर्वी बंगाल को लेके, वो भी एक बहुत बड़ी समस्या का कारण था। यहीं से देखेंगे ना रक्षा संबंधी गतिविधियों को लेके, तो यहीं से इंदिरा गांधी धीरे धीरे धीरे, ठीक है, रूस के तरफ उनका व्यापक झुकाव, ठीक है, होते चला गया। नेहरू ने ऑलरेडी पिच तैयार किया ही था। अब यहाँ पे इस चीज़ को आपको समझना है यहाँ पे, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे रोज़गार हो गया, गरीबी हटाओ हो गया, इसके अलावा यहाँ पे, ठीक है, न्याय हो गया। अर्थात इसको अगर मोटे तौर पे अगर यहाँ पर समझें तो यहाँ पे एक चीज़ के माध्यम से समझ सकते हैं MNP। MNP का मतलब होता है मिनिमम नीड प्रोग्राम, मिनिमम नीड प्रोग्राम, ठीक है, मिनिमम नीड प्रोग्राम, अर्थात लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए जितना कम से कम हो सके उतना प्रोग्राम बनाना यहाँ पे चाहिए पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। वही अगर हम लोग बात करें यहाँ पे पहली पंचवर्षीय योजना को ध्यान में रख के, पहली पंचवर्षीय योजना को ध्यान में रख के, तो यहाँ पे जो इसका जो मोटे तौर पे जो उद्देश्य देखा जाए CDP, इसका एग्जाम में आपको, ठीक है, मेंशन करना है। इसको बोला जाता है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। और जैसे आपको पता है कि भारत का अधिकांश जनसंख्या गांव में रहती है, भारत गांव में बसता है, तो इसीलिए इसके माध्यम से यहाँ पे ग्रामीण भारत का समग्र विकास पे जोर दिया गया, ग्रामीण भारत का समग्र विकास पर जोर दिया गया। जैसे कि यहाँ पे एग्रीकल्चर हो गया, हेल्थ हो गया, इसके अलावा यहाँ पे एजुकेशन हो गया। तीनों चीज़ों पे बेहद ही शानदार तरीके से, ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि कार्य कर रहा था। और यही कारण है कि अभी जैसे कि, ठीक है, 2012 तक आप देखेंगे गरीबी को लेके तो कुछ हद तक मामला कम हुआ। लगभग 2012 तक 21.6% की यहाँ पे जो गरीबी जो कम हुई। लेकिन आप सोच पा रहे हैं यहाँ पे चलाया गया था 1951 में और 2012 में, इतने टाइम पीरियड तक तो यहाँ पे एक पीढ़ी पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। तो इसीलिए इसको बोला जाता है बहुत लॉन्ग टर्म प्लान है। लेकिन अब यही समस्या है कि नए नए देश के साथ, एक नवनिर्मित देश के साथ इतनी सारी समस्याएं जहां मौजूद थी, तो किसी एक ही जगह पे फोकस करना किसी भी सरकार के लिए इतनी आसान यहाँ पे बात नहीं थी। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे कृषि विकास के माध्यम से, कृषि विकास के माध्यम से। तो 5 ईयर प्लानिंग में देखेंगे तो एक चीज़ इंपॉर्टेंट जो आपको बात नज़र आएगी, हर एक पंचवर्षीय योजना में आपको देखने के लिए मिलेगा, और वो जब हो जाएगा यहाँ पे खाद्यान्न संबंधी गतिविधियों को लेके।
अर्थात खाद्यान्न में हर हाल में भारत को आत्मनिर्भर बनना था। समझ रहे हैं यहाँ पे, जब से अमेरिका ने माना जाता है कि सूरों वाला जो मतलब जो खाद्यान्न था, गेहूं था, उसको तक भारत को सिक्के खिलाया हुआ है। तो भारत की स्थिति अच्छी नहीं थी, भारत मरता क्या न करता, समस्या होती ही होती थी। तो इसीलिए खाद्यान्न पे यहाँ पे किस तरीके से प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए, इसके लिए दो चीज़ों पे विशेष फोकस दिया गया। जैसे कि कृषि को शानदार बनाने के लिए यहाँ पे सिंचाई व्यवस्था पे यहाँ पे फोकस दिया गया, सिंचाई व्यवस्था पे फोकस दिया गया। उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पे उर्वरक भी आ जाएगा, जैसे कि कृषि को शानदार करने के लिए यहाँ पे ठीक है मतलब भूमि का यहाँ पे विस्तार हो गया। उसी तरीके से यहाँ पे सिंचाई हो गया, उर्वरक हो गया, इसके अलावा बीज हो गया, जो कि हरित क्रांति में बड़ी मात्रा में ठीक है गेहूं के लिए जो मॉडिफिकेशन वाली जो बीज थी उसका प्रयोग किया गया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कृषि आय को बढ़ाने को लेके। कृषि आय को बढ़ाने के लिए थोड़ा सा इसको आप ठीक है समझने की कोशिश कीजिए। देखिए कृषि आय बढ़ेगी तो क्या क्या हो सकता है। किसानों की यहाँ पे जो गरीबी होगी, फार्मर की देखिए यहाँ पे गरीबी होगी, इस गरीबी में कमी आएगी। आर्थिक विकास भी होगा उनका, आर्थिक विकास भी होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करें यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे खाद्यान्न आपूर्ति, खाद्यान्न का प्रोडक्शन जब अधिक होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि खाद्यान्न कीमत की जो दाम है ठीक है मूल्य है वो कम हो जाएगी। डिमांड एंड सप्लाई का खेल है। उसके बाद से यहाँ पे अगर हम लोग बात करें ग्रामीण और शहरी रोजगार की, ग्रामीण और शहरी रोजगार की, तो इसमें स्वाभाविक सी बात है कि वृद्धि होगा ही होगा। तो कृषि के विकास के माध्यम से ठीक ये चीज़ यहाँ पे किया गया। और आज भी भले ही देखेंगे भारत के जीडीपी में कृषि का योगदान ठीक है कम हो गया है, इसीलिए भारत एक विकासशील देश के रूप में मौजूद है। लेकिन कृषि का योगदान कम होने के बावजूद भी आज भी जो सबसे बड़ा जो रोजगार है प्राथमिक क्षेत्र में भी आपको दिखाई देगा। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे खर्च करने की योजना। जब पैसे कम हो तो होता है ना, फूक फूक के एक एक जगह पे खर्च करना चाहिए, एक प्रायोरिटी यहाँ पे देना चाहिए। तो यहाँ पे भी प्रायोरिटी यहाँ पे बनाया गया कि कहाँ कहाँ पे अधिक खर्च करना चाहिए, क्योंकि आपको समझना होगा उस ठीक है गुट निरपेक्षता के दौर में कि भारत सिर्फ और सिर्फ ठीक है ना बहुत बड़ी मात्रा में अमेरिका से कह सकते हैं कि मदद ले सकता था, ना तो बहुत बड़ी मात्रा में सोवियत रूस से मदद ले सकता था। अधिक मदद लेने का मतलब क्या है कि उनके गुटों में जाके शामिल होना। ठीक है। तो ये चेक एंड बैलेंस बना के चलना बहुत ज़रूरत था। और यहाँ पे जब प्रायोरिटी की जब बात आ जाती है तो यहाँ पे हर हाल में यहाँ पे उस समय की जो भी सरकार थे प्राथमिक, आप कह सकते हैं कि जो प्राथमिकता यहाँ पे दी गई व्यय को लेके वो सबसे दिया गया ग्रामीण विकास को लेके, ग्रामीण विकास को लेके और गरीबी उन्मूलन को लेके। उसके बाद से तब जाके जो भी यहाँ पे गैर प्राथमिक जो व्यय था उस पे यहाँ पे ध्यान दिया गया। तो खर्च कर्ज करने की योजना को ठीक है थोड़ा इसको आपको शामिल करना है। हर जगह देखिए पा रहे हैं यहाँ पे एक शब्द आपको देखने के लिए मिल रहा होगा गरीबी से संबंधित, जो कि आपका क्वेश्चन का जो ठीक है आंसर है बिल्कुल टू द पॉइंट चल रहा है। उसके बाद से हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं औद्योगिक विकास एवं गरीबी उन्मूलन। औद्योगिक विकास एवं गरीबी उन्मूलन। अब यहाँ पे देखिए हम लोग बात कर रहे हैं अगर सेकेंड ठीक है पंचवर्षीय योजना का, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो कि पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित था। तो यहाँ पे मैंने बताया था आपको कि भारी उद्योगों के विस्तार पे बल दिया गया, भारी उद्योगों के विस्तार पे बल दिया गया। तो जब भारी उद्योगों का विस्तार जब किया जाएगा तो सोचिए यहाँ पे रोजगार तो जनरेट होगा ही होगा, रोजगार का जनरेट होना। इसके अलावा जब रोजगार जनरेट होगा तो आय की मात्रा में भी थोड़ी बहुत ठीक है जरूर वृद्धि होगी ही होगी। अब रोजगार बड़ी मात्रा में अगर मिल रहा है, आय का जब स्रोत यहाँ पे आ गया, तो अब दोनों को अगर सामंजस्य से बैठा के चलेंगे तो यहाँ पे जो भी जो ज़रूरत की जो चीज़ें मज़दूर हैं या फिर जो भी स्टाफ है कर्मचारी हैं, आवास उनका अच्छा हो जाएगा, शिक्षा एजुकेशन को भी प्रायोरिटी देंगे, बुनियादी सुविधा जो भी होगा
बुनियादी सुविधा उनकी अच्छी हो जाएगी। जब ये सारी चीज़ें अच्छी होगी तो यहाँ पे फिर सामाजिक सांस्कृतिक सामाजिक सांस्कृतिक जीवन को ये फिर प्रभावित करेगी करेगी। समझ रहे हैं ना, यहाँ पे आवास, शिक्षा, बुनियादी ढांचा, पैसा। आप सोचिए जिसके पास पैसा है उसका जो सोशल लाइफ है, कल्चरल लाइफ है, वो अलग तरीके से होगा। दिवाली का एग्जांपल ले लीजिए, ईद का एग्जांपल ले लीजिए, तो देखेंगे जिसके पास पैसा होगा तो उसका जो कल्चरल जो इवेंट होगा वो दूसरे तरीके से होगा। गरीब लोगों के पास क्या है यहाँ पे, तो समस्या यहाँ पे आपको ज़रूर देखने के लिए मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन यहाँ पे एक समस्या के तौर पे आपको लेके उठा के नहीं चलना है, बल्कि गरीबी उन्मूलन को लेके यहाँ पे चलना है, ठीक है। क्योंकि उसी समाज से कुछ वर्ग को तो यहाँ पे फ़ायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, खुद सोच के देखिए। रोज़गार की जब यहाँ पे बात आएगी यहाँ पे, तो श्रमिकों से इसे आप लिंक कर सकते हैं। श्रमिकों का जो आय का जो स्तर है, श्रमिकों का जो आय का स्तर है, ठीक है, ये स्वाभाविक रूप से गरीबी को, ठीक है, कम करेगी क्योंकि यहाँ पे श्रमिकों को, ठीक है, रोज़गार यहाँ पे मिल चुका है। नेक्स्ट कारण है यहाँ पे अवसंरचना विकास के माध्यम से। अब यहाँ पे देखेंगे तो पूरा का पूरा जो नियोजन अवधि के दौरान, नियोजन अवधि के दौरान, ठीक है, थोड़ा समझने की इसको भी कोशिश कीजिए। अब पूरा पूरा जो अवसंरचना क्या होता है, परिवहन हो गया, संचार हो गया, एक बड़े मात्रा में कह सकते हैं कि सिंचाई की सुविधा को बिजली से यहाँ पे जोड़ देना, बैंकिंग सिस्टम, हेल्थ, एजुकेशन, तो पूरा पूरा ये आपको दिखाई देगा। जैसे परिवहन हो जाएगा, इसके अलावा यहाँ पे कम्युनिकेशन, संचार का क्षेत्र हो जाएगा, इसके अलावा यहाँ पे सिंचाई हो जाएगा, सिंचाई को यहाँ पे बिजली से जोड़ दिया जाना। अब बिजली से जोड़ देने के अलावा बिजली का तो बहुत सारा कार्य है यहाँ पे। उसी तरीके से यहाँ पे हो जाएगा बैंकिंग, बैंकिंग बैंकिंग जब आ जाएगा तो बीमा भी आ जाएगा, ठीक है, इन सारी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाने लगी। हेल्थ हो जाएगा, एजुकेशन हो जाएगा। अब इसका जो सब सम्मिलित जो प्रभाव आपको दिखाई देगा, इसका जो प्रभाव है देखिए, गरीबों पे तो पड़ेगा ही पड़ेगा। गरीबों पे दो तरीके से पड़ेगा, एक जो गरीबी रेखा को थोड़ा बहुत पार करके आ गए हैं तो वे इन सारे ही चीज़ों का उपभोग करेंगे, और दूसरा वे लोग हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, उनको भी कहीं न कहीं इनडायरेक्टली मोटिवेट करेगा ही करेगा। लेकिन अब यहीं से क्या हो रहा है, तो समाज में एक असमानता का तत्व भी पूरी तरीके से शामिल हो रहा है। क्योंकि यही जो हेल्थ है, यही एजुकेशन है, इसी हेल्थ को लेके, इसी एजुकेशन को लेके कोई व्यक्ति समाज के उस ऊंचाइयों तक पहुंच जा रहा है जिसकी वजह से खाई अपने आप पे पनपती जा रही है। तो ये कौन व्यक्ति है, खुद सोच के देखिए। जिनके पास बैंकिंग है, जिनके पास बिजली है, जिनके पास ये पूरा पूरा कम्युनिकेशन है, परिवहन का साधन है, वही तो जाएगा ऊपर। तो इसे भी आपको दिखाना है, और संरचना के विकास के माध्यम से भी गरीबी को दूर करने का प्रयास किया गया। उसके बाद है यहाँ पे शिक्षा के माध्यम से। तो शिक्षा के माध्यम से बोला जाता है ना, अगर गरीब व्यक्ति है तो एक शिक्षा ही उसके पास एक ऐसा हथियार है जिसके वजह से वो अपनी गरीबी को दूर करता है, मतलब दूर कर सकता है। बिजनेस तो कर नहीं सकता है, तो शिक्षा देखिए यहाँ पे कौशल विकास पे मदद करेगा। इसके अलावा यहाँ पे शिक्षा से यहाँ पे ज्ञान की वृद्धि भी होगी, अज्ञानता को, ठीक है, पूरी तरीके से हटाएगा। और ये दोनों ही चीज़ें व्यक्ति के जीविकोपार्जन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जीविकोपार्जन के लिए व्यक्तियों को सक्षम भी बनाता है। अब जैसा देखा जाए यहाँ पे, तो उसी समय से विद्यालय स्तर पे नामांकन बढ़ने लगा, ठीक है। चाहे मेल की बात कर ले, फीमेल की, महिलाओं की तो बहुत बाद में धीरे धीरे, ठीक है, एजुकेशन सिस्टम में एंट्री हुई। पुरुषों का सबसे पहले यहाँ पे हो चुका था। और वही कारण है कि अगर देखा जाए अभी भी यूनिवर्सिटी की संख्या तो लगभग 378 के आसपास मिल जाएगी। और वहीं कॉलेज की संख्या की बात करें, तो लगभग 18,064 के आसपास वर्तमान में जो ये करंट जो अपडेटेड डेटा है, ठीक है, उच्च शिक्षा के लिए यहाँ पे अभी तक प्रोवाइड कर दिया गया है पूरे के पूरे भारत के संदर्भ में। तो ये भी एक गरीबी को दूर करने का जो इम्पोर्टेंट और सशक्त हथियार है, शिक्षा। अब भाई हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट कि नियोजन की प्रक्रिया के बाद भी भारत से गरीबी उन्मूलन में असमर्थ
कि यहाँ पे क्यों हुआ। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग ठीक है क्रिटिसाइज करने की भी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ग्रामीण स्थिति में देखा जाए, ग्रामीण स्थिति में तो बहुत जो बड़ी मात्रा में जो परिवर्तन आना चाहिए, जिसको बोला जाता है आमूल चूक परिवर्तन, आमूल चूक परिवर्तन। ठीक है, ये यहाँ पे सुधार आया ही नहीं, सुधार आया ही नहीं। ठीक है, इस सुधार को लेके जो सरकार थी हमेशा ही ऐसी सुधारों को लेके जो भी समस्या होती थी, इस समस्याओं से सरकार यहाँ पे बचती रही। सरकार प्रयास भी करती थी तो नीचे के लेवल पे कोई भी योजनाओं को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सका, और इसीलिए वर्तमान गवर्नमेंट का नाम भी होता है बहुत सारी योजनाओं को लेके। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक सबसे बड़ी जो समस्या थी लीकेज को। ठीक है, ये राजीव गांधी के समय भी बहुत सारी कहावतें आप लोगों ने ज़रूर सुना ही होगा, जैसे कि राजीव गांधी बोलते थे कि अगर यहाँ से 100% अगर केंद्र से कोई भी पैसा जा रहा है और लक्षित व्यक्ति तक अगर उसका 1/4 भाग भी अगर पहुँच जा रहा है तो फिर माना जाएगा कि वो स्कीम यहाँ पे सक्सेसफुल है। तो एक बहुत बड़ी समस्या थी, ऐसा नहीं था कि सरकार प्रयास नहीं करना चाह रही थी। हर जगह देखिए ग्रामीण व्यवस्था पे यहाँ पे फोकस किया गया, लेकिन ग्रामीण ही व्यवस्था सही तरीके से कार्य नहीं कर सकी। तो उसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण था ये लीकेज है, आज भी है। उसके बाद यहाँ पे दूसरा हम लोग बात करें यहाँ पे कृषि को लेके। ठीक है, अब कृषि वही है ना, कृषि का देखिए जो भूमि है बिल्कुल सीमित है। सीमित भूमि में अगर मान के चलिए कि 5 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, तो 5 लोग अगर काम कर रहे हैं यहाँ पे, अगर यहाँ पे 1 क्विंटल अगर ठीक है धान हो जा रहा है, अब इसका मतलब ये नहीं है यहाँ पे कि यहाँ पे अगर 10 लोग काम करेंगे तो ये जो उत्पादन है 2 कुंटल हो जाएगा, 5 कुंटल हो जाएगा। क्योंकि जो भूमि का जोत का जो आकार है बिल्कुल लिमिट है, थोड़ा बहुत इम्प्रूव हो सकता है, इतनी बड़ी मात्रा में इम्प्रूव कभी नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है यहाँ पे समझने की आप लोग कोशिश कीजिए कि कृषि का तो सुधार हुआ, लेकिन कृषि के साथ साथ बेरोजगारी को भी बढ़ावा मिला। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे संपत्ति हो गया या फिर यहाँ पे आय हो गया। संपत्ति और आय में असमानता धीरे धीरे यहीं से बढ़नी शुरू हो गई। ठीक है, तीसरा यहाँ पे हो जाएगा आर्थिक विकास को लेके, आर्थिक विकास को लेके। ठीक है, आर्थिक विकास को लेके यहाँ पे बोला जाता है कि जो इसका जो लाभ है समाज के सभी वर्गों तक नहीं पहुँच पाया, समाज के जो सभी वर्गों तक समान रूप से पहुँच नहीं पाया। इसीलिए कहीं के लोग फिर किसी समाज के लोग बहुत अधिक सक्षम हो गए। फिर उसके पीछे भी कारण है ना, आज़ादी के बाद से भी वो कारण है। जैसे कि भूमि सुधार को लेके यहाँ पे बहुत बड़ा अभी भी फेलियर माना जाता है कि भूमि सुधार जितना होना चाहिए वो नहीं हुआ। तो समस्या है, और इसमें जो सबसे बड़ी जो समस्या है वर्तमान में, जैसे कि एससी है, एसटी है, फिर हम लोग मुस्लिमों की बात कर ले। देखिए इसमें सिख भी आ जाता है, लेकिन सिखों क्या क्या था, सिख यूनाइट है। यूनाइट के साथ साथ जो हरित क्रांति देखिए पंजाब और हरियाणा में, जहाँ बड़ी मात्रा में उनको यहाँ पे लाभ मिला, जिसके वजह से कृषि कार्य करते हुए उन्होंने अपने आप को स्टेबलाइज कर लिया। दक्षिण भारत में भी कृषि में ठीक है जो लोग हैं उत्तर भारत से बहुत अच्छे स्थिति में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो एससी एसटी मुस्लिम, इसके अलावा महिलाओं की स्थिति इनको बिल्कुल इसी कैटेगरी में रखना यहाँ पे सही होगा। ठीक है, यहाँ पे हमेशा गरीबी का प्रसार रहा ही रहा, गरीबी का प्रसार यहाँ पे रहा ही रहा। ठीक है, अब कुछ और भी हम लोग बातों को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, जैसे कि 5वीं पंचवर्षीय योजना को लेके बात कर ले। 5वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, 5वीं पंचवर्षीय योजना में जो नारा दिया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा कि गरीबी हटाओ, देखिए यहाँ पे माना जाता है कि गरीबी तक पहुँचने में ये विफल रहा। नारा तो दे दिया गया, लेकिन आगे चल के भी इसके लिए कोई बहुत बड़ा प्रयास यहाँ पे नहीं किया गया। ठीक है, अब जैसे कि क्यों कहा जा रहा है, देखिए जैसे हेल्थ हो गया, हेल्थ उन तक बहुत अच्छे तरीके से नहीं पहुँच पाई, एजुकेशन उन तक पहुँच नहीं पाई। इसके अलावा यहाँ पे जो जीवन स्तर है, यहाँ पे जीवन स्तर है उनका कभी भी अच्छा नहीं हो पाया।
बेरोजगारी वहाँ पे हमेशा ही उच्च लेवल पे बनी रही। हिंसक गतिविधियाँ भी देखेंगे, हिंसक गतिविधियाँ भी देखेंगे, ठीक है, तो ये भी पूरी तरीके से बनी रही। शहर आज बना है देखिए, ठीक है, तो शहर में चूंकि एक हाई पॉपुलेशन डेंसिटी एरिया की वजह से लगता है कि शहरों में हिंसा अधिक है, लेकिन अगर आप रेशियो निकालेंगे तो उसकी जो मात्रा है ग्रामीण एरिया में भी आपको अच्छी खासी देखने के लिए मिल जाएंगे। इसके अलावा कुछ और भी कारण को शामिल कर सकते हैं, जैसे कि पर्यावरणीय रूप से खतरनाक क्षेत्रों में डेवलप हुआ ही नहीं। जैसे उड़ीसा का अगर कालाहांडी की एग्जांपल ले लेंगे, वहाँ पे तो कितना वो देखिए उस टाइप का इलाका है। छत्तीसगढ़ में इतने सारे ट्राइब लोग हैं, तो झारखंड में तो आपको समझना यहाँ पे होगा, बताना होगा यहाँ पे कि देखिए इसका जो लाभ है, 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो लाभ है नीचे के स्तर पे, ठीक है, यहाँ पे नहीं मिला। और अभी समाज में मौजूद जो यहाँ पे जिनको रिजर्व कैटेगरी में शामिल किया गया है, वैसे लोगों तक तो ये स्कीम बिल्कुल यहाँ पे पहुँच ही नहीं पाई, उसका लाभ यहाँ पे मिला ही नहीं। और यही कारण है देखिए, वर्तमान डेटा के अंतर्गत अगर हम लोग बात करें तो 240 मिलियन से अधिक अभी भी भारत में पूर्ण गरीबी के नीचे हैं। समझिए, पूर्ण गरीब है यहाँ पे। और हंगर इंडेक्स में यही कारण है कि पाकिस्तान से भी जो, ठीक है, भूखमरी की जो संख्या है, ठीक है, भारत में कहीं अधिक है। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है ये चीज़, ठीक है। तो इतना चीज़ों का आपको बताना है। और फाइनली यहाँ पे लास्ट में आपको निष्कर्ष के रूप में, ठीक है, आपको बताने की यहाँ पे कोशिश करना है। थोड़ा सा ध्यान से आप लोग देखते चलिए, ठीक है। निष्कर्ष में आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करना है कि देखिए जो गरीबी है, ठीक है, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया गया, प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया गया, या जो भी सरकार रही इससे वो निपट ही नहीं पाई। आज तक ये समस्या मौजूद ही है। इसीलिए यहाँ पे जो बोला जाता है गरीबी विरोधी कार्यक्रम, गरीबी विरोधी कार्यक्रम, गरीबी विरोधी कार्यक्रम, या फिर यहाँ पे कार्यान्वयन को लेके, इसके इम्प्लीमेंटेशन को लेके अभी भी बहुत सारे यहाँ पे खामियां देखने के लिए मिल जाएगी। जैसे पहले एक लीकेज की समस्या थी, पहले लीकेज की समस्या थी, और आज भी ये समस्याएं कहीं न कहीं मौजूद ही हैं। चाहे हम लोग प्रधानमंत्री आवास योजना की बात कर लें, या फिर, ठीक है, जो चलाया जा रहा है, जितना भी गवर्नमेंट स्कीम चलाया जा रहा है लक्षित व्यक्तियों तक पहुंचाने का, भले वो डीबीटी के माध्यम से हो रहा है, लेकिन सोचिए अकाउंट में जब पैसा जा रहा है गरीबों के पास, किसानों के पास, तो पैसा उनके हाथ में जाने के बाद उनके हाथ से छीन लिया जा रहा है। तो बहुत सारी खामियां हैं, इसको आपको बताना है, इसको दूर करने की आवश्यकता है, इस पर सुधार करने की आवश्यकता है। जब तक ये चीज़ नहीं होगा, अदरवाइज फिर वही हाल होगा जो 5 ईयर प्लानिंग का होगा। अभी आया है ना, उसकी जगह नीति आयोग आया हुआ है। अगर यहाँ से भी सुधार नहीं होगा तो जो गरीबी उन्मूलन जो कार्यक्रम है धरा का धरा रह जाएगा। फिर आने वाली जो भी गवर्नमेंट है, ठीक है, उससे भी पूरा नहीं कर पाएगी। और वर्तमान में जो सामाजिक विषमता बहुत अधिक बढ़ रहा है, गरीब लोग और गरीब हो रहे हैं, अमीर लोग और अमीर हो रहे हैं, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है, ठीक है। इतना करके आपको यहाँ पे अपना आंसर कंप्लीट कर देना है। तो ठीक है फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से इतना पर्याप्त है। आप लोग अपना फीडबैक देते रहें। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद।